तो देखो यार, टाइम कितना अनप्रेडिक्टेबल है। एक टाइम था जब हमारे फेवरेट सुपर हीरो के लिस्ट में रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम सबसे ऊपर होता था, और अब आगे आने वाले एवेंजर्स डूम्सडे के बाद हमारे फेवरेट सुपर विलेन के लिस्ट में भी रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम ही लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। अब देखो, ये तो हमें पता है कि डॉक्टर डूम हमें आगे आने वाले मल्टीवर्स सागा या फिर सीक्रेट्स वॉर में एज अ मेन विलेन दिखने वाला है, पर जब से रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इस रोल को प्ले करने का डिसीजन लिया है, तब से हम डॉक्टर डूम को एज अ मेन विलेन देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब देखो, डॉक्टर डूम को एमसीयू में दिखने से रिलेटेड मार्केट में दो थ्योरीज चल रही है, जिसमें पहली ये है कि हो सकता है टोनी स्टार्क ही आगे चलकर डॉक्टर डूम बने, क्योंकि टोनी स्टार्क और विक्टर डूम के स्मार्टनेस लेवल लगभग सेम है। या फिर हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें डूम की प्योर ओरिजिन स्टोरी देखने को मिले। पर रुको, अगर हम कॉमिक्स की दुनिया में जाएं तो हमें टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम से रिलेटेड एक और स्टोरी देखने को मिलती है, जहां पर दोनों की माइंड एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है। इस कॉमिक्स का नाम है व्हाट इफ टोनी स्टार्क हैड बिकम डॉक्टर डूम। तो चलिए इस वीडियो में हम उसी कॉमिक्स को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि हमारा टोनी स्टार्क विक्टर डूम में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। This is how you end, Tony. तो कहानी शुरू होती है आज से ठीक 15 साल पहले एक नाम चीन यूनिवर्सिटी से, जहां पर हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो एकदम अपने ओरिजिनल अवतार में दिखता है, यानी जीनियस, करोड़पति और रोमियो। जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक, जो आए गए महीने में बहुत सारे अफेयर्स करता है। जहां मजे की बात यह है कि उस यूनिवर्सिटी में उसका हॉस्टल रूममेट विक्टर वॉन डूम होता है। टोनी एज यूजुअल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हॉस्टल के रूम में आता है और विक्टर से बोलता है कि हाउसिंग ऑफिसर ने बताया कि तुम्हारा नाम विक्टर वॉन डूम है और तुम लेटवेरिया से हो, क्या मैं तुम्हें विक बोल सकता हूँ? विक्टर बोलता है हाँ ठीक है, जिस पर टोनी बोलता है ग्रेट, अब हम लोग रूमीज बन चुके हैं तो हमें एक दूसरे से थोड़ा खुल जाना चाहिए, और मेरी गर्लफ्रेंड सैरी की एक मस्त हॉट फ्रेंड है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूं। इस पर विक्टर बोलता है कि सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और अगर तुम्हें इस रूम में रहना है तो तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, अंडरस्टूड? इस पर टोनी बोलता है कि यहाँ तो चाय से ज्यादा केतली गर्म है। ठीक है सैरी, हम आज रहने देते हैं, कल करेंगे कॉलेज के बाद। अगले दिन विक्टर रूम में पढ़ाई कर रहा होता है और टोनी वहाँ पे लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रहा होता है, जिससे इरिटेट होकर विक्टर बोलता है कि थोड़ा म्यूजिक की वॉल्यूम कम करो। टोनी बोलता है रिलैक्स मैन, कभी कभी दिमाग के दूसरे हिस्से को भी काम करने दो। विक्टर बोलता है काम? तुम्हें क्या पता है काम के बारे में? तुम एक अमीर खानदान में पले बड़े बेलगाम घोड़े के जैसे हो, जिसे बचपन से ही सारी ऐशो आराम मिलती रही है, पर मुझे हर एक स्कॉलरशिप के लिए फाइट करनी पड़ती है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ढो रहा हूँ। टोनी बोलता है कि हाँ यार मुझे पता है, पर कभी कभी ज्यादा जिम्मेदारियों के चक्कर में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि तुम्हारे फॉर्मूले में जो प्रोटॉन की कोफिशिएंट है उसे क्यूब होना चाहिए ना कि स्क्वायर। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फॉर्मूले में गलती निकालने की? बात तो ये सही कह रहा है, गलती तो है। अगले दिन टोनी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बायोलॉजी पढ़ रहा था, तभी वहाँ विक्टर आता है और बोलता है टोनी एक मिनट, मुझे तुमसे काम है। श्योर विक, पर थोड़ी देर बाद। विक्टर बोलता है नहीं, अभी आओ। टोनी उसके पीछे चला जाता है। विक्टर उसे एक स्टोर रूम में लेकर जाता है, जहां उसे बोलता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा था कि मैं सारी रात लैब में बैठकर पढ़ाई करता हूं, एक्चुअली मैं इस स्टोर रूम में होता हूं। विक्टर फिर बोलता है कि मेरी करंट स्कॉलरशिप रिन्यू नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी एजुकेशन बचाने के लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, और मैंने वो कर भी लिया। इतना बोलकर विक्टर स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, जहाँ सामने एक बहुत ही बड़ी मशीन दिखती है, जिसे देखकर टोनी चौंक जाता है। विक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये थोड़ा रिस्की है, इसके लिए मुझे लैब से बहुत सारी चीजें चुरानी पड़ी थी। रिस्की? डूड, तुमने चोरी की है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। अगर मैं कामयाब हो गया तो नहीं। ये मशीन किसी भी ह्यूमंस की टेलीकाइनेसिस की पावर को ट्रिगर करती है, जिससे इंसान अपनी माइंड का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसे हिला सकता है। इमेजिन करो कि इससे डिसेबल लोगों की कितनी हेल्प हो जाएगी, पर इसके लिए टाइम बहुत कम है और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? मुझसे तो तुम कभी सीधी मुंह बात भी नहीं करते थे, और अभी तुम्हारी हेल्प करूं? ऐसी हेल्प जिससे मैं अपने फ्यूचर को रिस्क में डालूं? विक्टर बोलता है प्लीज टोनी, मुझसे भीख मंगवाने वाले काम मत करवाओ। नहीं विक, तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद दोनों मिलकर एक साथ फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ काम शुरू कर देते हैं। मुझे ये सीन देखकर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का टोनी और ब्रूस बैनर का एक साथ काम करने वाला सीन याद आ गया। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे दिन काम करने के बाद जब मशीन पूरी तरह से
बन जाती है तो टोनी खुद उस मशीन पर बैठ जाता है टेस्ट करने के लिए, जिस पर विक्टर बोलता है कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो? गर्मियों में मैं कार रेसिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, अल्ट्रा लाइट फ्लाई करता हूँ और वो सारी चीजें मैं मिस कर रहा हूँ, सो लेट्स डू दिस। इसके बाद विक्टर टोनी के हाथ में एक लॉक लगा देता है जिससे टोनी हड़बड़ा जाता है। विक्टर बोलता है कि ये सेफ्टी के लिए है, जब तक कि तुम मेरे लिए कोई खतरा ना बनो। इसके बाद हमें विक्टर की सच्चाई पता चलती है, असल में ये कोई टेलीकाइनेसिस वाली मशीन नहीं थी। ये मशीन थी दो लोगों के बीच ब्रेन को एक्सचेंज करने की, जिसका यूज करके विक्टर का ब्रेन टोनी के बॉडी के अंदर चला जाएगा और टोनी का ब्रेन विक्टर के बॉडी के अंदर। टोनी की एक बात सुनकर फट जाती है और वो बोलता है कि ऐसा मत करो, ये मशीन ऐसे काम नहीं करेगी। विक्टर बोलता है कि दिक्कत की बात नहीं है, जब मेरी ब्रेन तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगी तो मुझे सारी चीजें याद रहेगी, पर जब तुम्हारी ब्रेन मेरी बॉडी के अंदर जाएगी तो तुम्हें कुछ भी चीज याद नहीं रहेगी। इतना कहकर वो बटन को प्रेस करता है और दोनों के बीच एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाती है। स्टोर रूम से चीखने की आवाजें सुनकर गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, जहां एक गार्ड सबसे पहले विक्टर के पास जाता है और बोलता है तुम वही फॉरेनर लड़के हो ना जो दिन रात पढ़ाई करते रहता है। अब विक्टर के बॉडी के अंदर टोनी का ब्रेन था और टोनी को कुछ याद नहीं रहता क्योंकि उसकी सारी मेमोरी इरेज हो चुकी है। इस पर वो बोलता है कौन विक्टर, मुझे कुछ याद नहीं। दूसरी तरफ एक गार्ड जब टोनी स्टार्क को संभाल रहा होता है, जिस पर वो बोलता है ये आदमी मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ लेकर आया था। इतने में एक गार्ड उसे पहचान लेता है और बोलता है कि हे, तुम तो वही मिलीनियर लड़के हो ना, टोनी स्टार्क। जिस पर अब टोनी स्टार्क के बॉडी के अंदर बैठा हुआ विक्टर बोलता है यस यस ऑफिसर, मैं वही हूँ, और एक इविल स्माइल पास करता है। और इस इंसिडेंट के बाद टोनी स्टार्क बनता है विक्टर वॉन डूम। कहानी आगे बढ़ती है और विक्टर के अंदर जो टोनी की मेमोरी थी जिसे कुछ भी ठीक से याद नहीं थी, वो लेटवेरिया के धरती पर वापस आता है जहाँ पे ओरिजिनल विक्टर वॉन डूम के घर था और बिना किसी मेमोरी और बिना किसी पैसे के वो गरीबों की जिंदगी जीने लगता है। वही दूसरी तरफ विक्टर वॉन डूम टोनी की शकल का यूज करके ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है, जहाँ पर उसके पास ताकत, इज्जत, पैसे और अपॉर्चुनिटी सारी चीजें थी। विक्टर की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी, जहाँ पर वो छोटे मोटे काम करके अपने आप को शराब के नशे में डुबा रखा था। उधर विक्टर वॉन डूम टोनी की बॉडी का यूज तो कर रहा था, पर था तब वो अंदर से इविल माइंड वाला डूम ही। वो कंपनी की छोटी मोटी डिसीजन खुद से ले लेता था, जिस पर टोनी स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क को यह बात पसंद नहीं आती थी और वो टोनी के इस नए बिहेवियर को लेकर उसे हमेशा डांटते रहते थे, जिससे तंग आकर और कंपनी पर पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए विक्टर कुछ षड्यंत्र करके टोनी के फादर को मरवा देता है। कुछ समय के बाद विक्टर अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करता है और कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने लगता है। उसके बाद वो अपने स्कॉलरशिप के दम पे एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पीएचडी करता है, जहां उसे अपना रियल टाइटल मिलता है और वो बनता है डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। दूसरी तरफ टोनी पैसे के नशे में आकर कई सारी गलत कामों की तरफ अपना राह मोड़ लेता है। अंडरवर्ल्ड में काम, फिरौती, किडनैपिंग, इन सारी जैसी काले करतूत वो करने लगता है। वो खुद का एक कंपनी स्टार्ट करता है स्टार्क यूनिवर्सल नाम से, जिसके अंदर वो हैवी वेपन्स बनाता है और उसे अंडरवर्ल्ड में भारी दामों में बेच देता है। दूसरी तरफ विक्टर भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है और खुद का एक कंपनी स्टार्ट करता है जिसका नाम था डूम इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर वो समाज के भले के लिए टेक्निकल गैजेट्स को बनाता है। पब्लिक विक्टर डूम की कामों को पसंद करती है और उसकी कंपनी जोरों शोरों से आगे बढ़ने लगती है, जो स्टार्क यूनिवर्सल को भी पीछे छोड़ देती है। टोनी के मैनेजर्स बोलते हैं कि हमारी कंपनी डूम इंडस्ट्री की वजह से लॉस में जा रही है और अगर उनका नया प्रोडक्ट जो कि आर्क रिएक्टर के ऊपर है उस पर काम पूरा कर लिया तो हम अपनी कंपनी में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। उसकी लेडी मैनेजर ये बोलती है कि सर, हमारे फील्ड एजेंट से ये बात पता चली है कि वो लोग लेटवेरिया के अंदर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, इतना सुनकर टोनी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मुझे अपनी कंपनी कैसे चलानी है मुझे पता है, मैं अपनी कंपनी की रक्षा खुद करूंगा, उसका फ्यूचर मैं डिसाइड करूंगा। उनका ये टेस्ट फेल होगा क्योंकि मैं उसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो अपने लैब का दरवाजा खोलता है, जहाँ पर हम आयरन मैन के सूट जैसे एक बहुत ही बड़ा आर्मर देखते हैं। मैंने ये प्लान किया था कि मैं इस प्रोटोटाइप बैटल सूट को सरकार को बेच दूंगा जब वो मुझे मुंह मांगी रकम देंगे, पर अब मुझे लगता है कि मुझे इसे कुछ और कामों के लिए यूज करना पड़ेगा। उधर लेटवेरिया के डूम इंडस्ट्री में काम जोरों शोरों से चल रही थी, जहां पर डूम का मैनेजर हेक्टर बोलता है कि हमें इस प्रोडक्ट से बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है, जिस पर विक्टर बोलता है कि हमें प्रॉफिट से ज्यादा लोगों की रक्षा करने पर ज्यादा फोकस करनी है। विक्टर ने भी अपनी कंपनी में रेस्क्यू सूट बनाया था जो कि लेटवेरिया ट्रेडिशनल डिजाइन का था, जिसका यूज वो अच्छाई के लिए करना चाहता है। उस रेस्क्यू
सूट को उसने लोगों के भले करने के लिए बनाया था। विक्टर और हेक्टर के बीच ये बात चली रही थी, तभी वहाँ पर एक लेडी गार्ड आती है और डूम से कहती है कि हमारे आर्क रिएक्टर वाले कंपाउंड पर अटैक हुआ है, सारी चीजें तहस नहस हो गई है। हेक्टर और विक्टर डर जाते हैं और वो लोग मिलिट्री को बुलाने के लिए तैयारी करते हैं। विक्टर डूम उस आर्मर की तरफ देखता है और बोलता है कि इस आर्मर को डिजाइन किया गया था डिजास्टर के बाद यूज करने के लिए, ना कि उसे रोकने के लिए। इतना कहकर वो आर्मर पहन लेता है। टोनी लैब को तबाह करके बाहर आता है और रात का खाना खाने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर डूम अपने आर्मर को पहनकर वहाँ आता है और उसे रोकता है, जहाँ पर डूम और टोनी के बीच इतने सालों के बाद फिर से आमना सामना होता है। टोनी को यह बात याद आती है कि ये आवाज तो मैंने यूनिवर्सिटी में सुना था। दोनों के बीच बातें स्टार्ट होती है, जहाँ पर इविल आयरन मैन डूम से बोलता है कि ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो तुम्हें पता नहीं है। मैंने तुम्हारी आर्क रिएक्टर की की टेक्नोलॉजी डाउनलोड कर ली है, जिसका यूज मैं अपने बैटल सूट में करूंगा। इतने में वो एक बटन प्रेस करता है और एक तेज धमाका होता है, जिससे डूम इंडस्ट्री ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद टोनी भागने लगता है और ये बोलता है कि शायद तुम ये आर्क रिएक्टर फिर से बना लो, तुम स्मार्ट हो, पर तुम जब तक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तब तक मैं इसे बेचकर मार्केट पर पूरा कैप्चर कर चुका हूँगा। डूम बोलता है मैं कोई वॉरियर नहीं हूँ, मैंने इस आर्मर को लड़ाई करने के लिए नहीं बनाया था, ये बचाव करने के लिए है, पर मुझे फिर भी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उसे याद आता है कि उसके आर्मर में मैग्नेटिज्म अट्रैक्टर है, यानी आयरन वाली किसी भी चीज को वो मैनिपुलेट कर सकता है, मोटा मोटी मैग्नेटो जैसी पावर। विक्टर उसका यूज करता है और उसे रोकने के लिए ट्राई करता है, जिस पर आयरन मैन चौकन्ना हो जाता है और उसे रोकने के लिए उस पर रॉकेट दाग देता है। अब देखो रॉकेट भी तो आयरन का ही होता है। डूम उन रॉकेट्स को भी आयरन मैन की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे एक तेज धमाका होता है और आयरन मैन अपने घुटने पर आ जाता है। इसके बाद आयरन मैन बोलता है कि तुम मुझे जाने दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, और एक तेज अटैक करता है। वो एक तेज लेजर ब्लास्ट करता है, जिससे डूम को थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर आयरन मैन अटैक करने के चक्कर में डूम के बहुत क्लोज आ जाता है, जिससे डूम उसके हाथों को जकड़ लेता है, जिन हाथों से वो लेजर ब्लास्ट कर रहा था, और उसे क्रैश कर देता है और बोलता है कि बस इतना ही कर सकते हो, इतना ही। ये बोलकर आयरन मैन अपनी आर्क रिएक्टर से पूरी ताकत के साथ डूम को एक तेज लेजर ब्लास्ट मारता है, जिससे डूम दूर जाकर गिरता है। डूम बोलता है मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, जिससे मैं आयरन मैन को रोक पाऊं। दिमाग? हाँ, मेरे आर्मर और उसके आर्मर के सिस्टम एकदम सेम है। किसी तरह से मैं उसके फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाऊं, तब मैं उसके आर्मर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद वो आयरन मैन के सूट के पैटर्न को मैच करने के लिए क्यूरीज स्कैन करने लगता है, ताकि वो उससे अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर पाए। और आयरन मैन जैसे ही बाकी के मिसाइल लॉन्च करने के लिए एम करता है, डूम सूट के अंदर ही उसके सारे मिसाइल को ब्लास्ट कर देता है, जिससे आयरन मैन के सूट के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो घुटने पर आ जाता है। विक्टर डूम टोनी से बोलता है Arrogance was your downfall, Stark. You will spend decades in the prison for this. टोनी बोलता है डूम मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखता हूँ, जिसके बदले में मुझे मेरी आजादी दे दो। अब बस करो स्टार्क, सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। टोनी बोलता है तुम्हारी लाइफ, क्योंकि तुम टोनी स्टार्क हो। यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे हमारा माइंड एक्सचेंज हो गया था, और अगर तुम चाहो तो मैं इस चीज को सही कर सकता हूँ। मुझे ये करने की अनुमति दे दो, फिर तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिवार, स्टार्क यूनिवर्सल, सब कुछ। नाम? कैसा नाम? इस नाम को तुमने खराब कर दिया है टोनी। इस नाम में सिर्फ घमंड, लालच और क्रूरता भरी हुई है। तुम इसी नाम के साथ जिंदा रहोगे और पूरी लाइफ इस पेन को झेलते रहोगे। और मैं विक्टर वॉन डूम हूँ, डॉक्टर डूम, जो एक इज्जतदार आदमी है। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और ऐसे ही सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर डूम की ओरिजिन जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है ये जानने के लिए इस वीडियो पर।